इंडिया में दो ट्रेंड्स काफी क्लियरली दिख रहे हैं. अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग फ्रॉम एक्टिव फंड्स टू पैसिव फंड्स, जिसके चलते म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स की डिमांड हैव इंक्रीज्ड मैसिवली. सेकंड, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर नाउ मूविंग टू लॉन्गर टेन्योर्स. इसके चलते हुए एज ऑफ मार्च 2024 ETFs form 13% of the overall mutual fund industry. This is massive because ETF as an instrument was launched just 10 to 12 years back. In fact, अगर आप देखेंगे तो ETFs में मार्च 2020 के बाद exponential growth आया है. There has been almost 2.5 times rise in investor folios from March 2020 to March 2021. अगर हम ETFs में भी dissect करें तो majority of this growth has been led by equity ETFs. Broadly, 85 to 90% of the trading volume in ETFs is from equity ETFs. और ये डेटा आपको ग्राफ में भी दिख रहा होगा. So यार इस डेटा से काफी क्लियर है that investing in ETFs is the flavor of the season. And now would be the right time to start thinking about investing in ETFs. ये सब तो ठीक है, लेकिन ETF आखिर होता क्या है? बेसिक्स हम सबको पता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं इन्हें, एंड दे समवॉट एक्ट लाइक बोथ म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स. बट देयर आर 3 nuances to ETFs that you should know before even thinking about ETFs. ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद we'll talk about some good ETFs for long run. यार ये तो आपको पता ही है कि ETFs को हम स्टॉक एक्सचेंज पे भी बाय एंड सेल कर सकते हैं, एंड एक्सचेंज पे कुछ भी बेचने का मतलब है इनफ बायर्स भी होने चाहिए. इस केस में AUM बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कम AUM का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग में इशू होना, जिसको हम लिक्विडिटी इश्यूज भी बोलते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज गुड इनफ AUM टू नॉट हैव liquidity issues. Second point is related to NAV or net asset value of the ETFs. यार म्यूचुअल फंड के केस पे तो हम NAV ट्रैक करते हैं, which is calculated using the closing price of the stock on the trading day. अब ETFs के केस पे उनका जो प्राइस है that keeps on fluctuating every second. तो इस केस पे हमें उनका INAV देखना है, यानी कि इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू. सो जब भी आप ETF में ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें, उसके INAV को देखकर डिसाइड करें, ना कि उसके NAV को. दिस INAV कैन बी फाउंड ऑन द AMC's वेबसाइट. Third point is related to tracking errors of the ETFs. Just like index fund, an ETF closely tries to track its benchmark index but does not due to issues like liquidity of the underlying stocks, trading costs for the AMC, and the requirement to hold some cash in the portfolio to manage redemptions. In case of ETFs, the ideal tracking difference is 0. The next best value is a small negative number. Large negative values or small positive values are both a matter of concern and avoidable. Now that we have these 3 points clear, let's talk about the best ETFs for long term. यार इस वीडियो में हम सिर्फ equity ETFs की बात करेंगे, ना कि gold ETF या debt ETFs की, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, amongst ETFs 85 to 90% जो वॉल्यूम है वो equity ETF से आता है. Equity ETF में we'll talk about broad market based ETF, 2 smart beta ETF and 1 international ETF. सबसे पहले हम बात करेंगे broad market based ETF के बारे में. या ब्रॉडली ये सारे ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस हैं, और यहाँ इस ग्राफ में हमने सब इंडेक्सेस की ट्रेलिंग रिटर्न्स को प्लॉट कर दिया है. अगर हम 5 इयर्स का या पास्ट 10 इयर्स का डेटा उठा के देखेंगे तो निफ्टी माइक्रो कैप 250 सबसे अच्छा दिख रहा है, फॉलोड बाय निफ्टी मिड कैप 150 एंड निफ्टी मिड कैप 100. एक बार रोलिंग रिटर्न्स भी देख लेते हैं, पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी. रोलिंग रिटर्न्स में 7 या 10 ईयर का डेटा देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप 150 इज द क्लियर विनर, और ये डेटा 2005 से है. मतलब आप 2005 से कोई भी 7 इयर्स का पीरियड उठा के देख लो, निफ्टी मिड कैप 150 ने 15% का रिटर्न दिया है. एंड ऑल्सो मिड कैप 150 इज लेस रिस्की दैन स्मॉल कैप कैटेगरी, सो माय प्रेफरेंस वुड बी मिड कैप 150. मिड कैप 150 में 5 ETFs हैं, बट जैसा कि हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ETFs शुड हैव डिसेंट AUM, ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लो एक्सपेंस रेशियो. तीनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए यू कैन ईदर गो विद निप्पॉन इंडिया ETF और मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 150. My pick would be Mirai because of the relatively low expense ratio. ये तो बात हो गई broad market based ETF की. अब बात करते हैं smart beta ETF की. इसमें my first pick would be Nifty 200 Momentum 30. इसमें अब कौन सा फंड सबसे अच्छा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस इंडेक्स को समझ लेते हैं. Nifty 200 Momentum 30 is a smart beta fund which is based on the concept of momentum investing. Let me explain how this works. In simple words, momentum investing में किसी भी स्टॉक का 3 months या 6 months का जो ट्रेंड है वो नोटिस किया जाता है. स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड में था. बेसिकली momentum based portfolio is constructed believing that the investments that have performed relatively well in the past will continue to perform well in the future, and the investments that have performed relatively poorly will continue to perform poorly. अब ये जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में सबसे पहले टॉप 200 लिस्टेड स्टॉक्स का एक बकेट बनाया जाता है. फिर उसमें स्टॉक्स आर असाइन अ मोमेंटम स्कोर व्हिच इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन देयर 6 मंथ एंड 12 मंथ प्राइस रिटर्न. फिर इस स्कोर के बेसिस पे टॉप 30 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं
एंड दिस पोर्टफोलियो इज रीबैलेंस्ड एवरी 6 months. अब सुनने में आपको लग रहा होगा यार कि कितना सिंपल है, बट एक बार इस इंडेक्स की पास्ट परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं एंड डोंट वरी, हम इसके जो रिस्क पैरामीटर्स हैं उस पर भी एक बार नजर डालेंगे. 2005 से अगर आपने इस इंडेक्स में 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया तो आज की डेट में वो अप्रोक्सीमेटली 30,000 हो जाता. दिस इज रफली इक्वल टू 30 times in 19 years. बट हाउ इज दिस इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स एंड निफ्टी 200 इंडेक्स? 2005 से इस इंडेक्स ने अप्रोक्सीमेटली 21% का CAGR दिया है. निफ्टी 50 ने 14.7% एंड निफ्टी 200 ने भी इतना ही CAGR दिया है. सो रिटर्न वाइज दिस इंडेक्स इज वे बेटर देन निफ्टी 50 इंडेक्स. अब रिस्क पैरामीटर्स देखते हैं. रिस्क के लिए वी विल एनालाइज द ड्रॉ डाउन डेटा. इसमें ये ब्लू वाली लाइन इज निफ्टी 200 मोमेंटम 300 इंडेक्स. इस डेटा से क्लियर दिख रहा है दैट इट्स relatively riskier as compared to Nifty 200 and Nifty 50. It may undergo period of relative underperformance when there is sharp change in market cycles like sharp recovery or sharp drop. But जब भी market में momentum आता है, then it more than makes up for its underperformance. So this index is perfect for those who can afford to take slightly more risk in comparison to the Nifty index fund, but the returns would be worth the wait. इस category में there are 4 ETFs, but unfortunately किसी का भी AUM इतना अच्छा नहीं है, so I would pick an index fund and my pick would be UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund. स्मार्ट बीटा में जो दूसरा रिकमेंड करने वाली हूं दैट वर्क्स वेरी वेल विद द मोमेंटम इंडेक्स, यानी कि जब भी डाउन टर्न में मोमेंटम इंडेक्स अंडर परफॉर्म करता है, ये वाला इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करता है. इट इज कॉल्ड निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30. सबसे पहले देखते हैं कि ये फंड बुल एंड बेयर फेज में कैसा परफॉर्म करता है. इस ग्राफ में आई वांट यू टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन दी बेयर फेजेस. जो फर्स्ट बेयर फेज है अप्रैल 2008 से फेब 2009 का, उसमें निफ्टी 50 इंडेक्स 59% से गिरा था, निफ्टी 100 60% एंड निफ्टी लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स सिर्फ 49%. सेकंड बेयर फेज तो एक ही महीने का था. थर्ड बेयर फेज विच वाज फ्रॉम अगस्त 21 टू अप्रैल 22, उसमें भी निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 14% गिरा था, विच वाज रिलेटिवली बेटर दैन निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100 इंडेक्स. बुल मार्केट में तो कभी निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म करता है, कभी उससे खराब, बट बेयर मार्केट में निफ्टी लो वॉलेटिलिटी रिलेटिवली बेटर ही परफॉर्म करता है, विच मेक्स इट परफेक्ट बिकॉज मोमेंटम इंडेक्स बेयर मार्केट में अंडर परफॉर्म करता है. सो ये जो कॉम्बिनेशन है काफी सही बैठ जाता है. बट ऐसा क्या है इस इंडेक्स में कि वो बेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता है? लेट्स फाइंड आउट. यह बहुत ही सिंपल है. ये निफ्टी टॉप 100 स्टॉक्स में सबको वॉलेटिलिटी के हिसाब से रेटिंग देता है एंड ऐसे 30 स्टॉक सिलेक्ट करता है जिनका वॉलेटिलिटी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है. इसीलिए इस इंडेक्स का एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन निफ्टी 50 इंडेक्स या निफ्टी 100 इंडेक्स से काफी कम होता है. बट ये लो वॉलेटाइल स्ट्रैटेजी से रिटर्न कैसे रहते हैं? रिटर्न्स की बात करें तो ये इंडेक्स ने इंसेप्शन से 19% का CAGR दिया है. निफ्टी 100 इज अप्रोक्सीमेटली 13.2%. निफ्टी 50 ने भी रफली इतना ही CAGR दिया है. सो इस इंडेक्स के ओवरऑल रिटर्न्स काफी डिसेंट है एंड हमने देख ही लिया है कि हाउ वेल दिस वर्क्स विद द मोमेंटम 30 इंडेक्स. सो इन द निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स, माय recommendation would be for an ETF and not a mutual fund, and that would be ICICI Prudential Nifty 100 low volatility 30 ETF. My last recommendation, which is an international ETF, would be Nasdaq 100 index. यार हमने जो पहले 3 ETF उठाए हैं वो इंडियन मार्केट से उठाए हैं, so there is bound for some overlap to happen because these funds are ultimately picking stocks from the top 200 250 listed companies. So it makes a lot of sense to add a US based index in your portfolio to add some geographical diversification. जैसे कि आप देख रहे हैं हमने Nasdaq 100 का निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 सबके साथ कोरिलेशन प्लॉट किया है. Nasdaq 100 का सब इंडेक्स के साथ बहुत ही कम कोरिलेशन है. सो अब जो डाइवर्सिफिकेशन वाला ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया है. इस इंडेक्स की एक और खास बात है, सिंस इट इज अ डॉलर बेस्ड फंड, जब भी यूएस का डॉलर इंडिया के INR के अगेंस्ट एप्रिशिएट करेगा हमें उसका बेनिफिट भी मिलेगा. लेट मी शो हाउ दिस बेनिफिट्स एड्स टू हाई रिटर्न्स. ये ब्लू वाला Nasdaq 100 इंडेक्स है इन INR एंड ये ऑरेंज वाला Nasdaq 100 इंडेक्स है इन USD. Just because of INR depreciation or dollar appreciation, on an average 2 to 3% extra is added to the returns. While Nasdaq 100 in USD grew by 9 times in 15 years, Nasdaq 100 in INR grew by 18 times in the same time period. अगर हम इंडियन इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 से कंपेयर करें, सो इन द लास्ट 15 years Nasdaq 100 इंडेक्स ने 21.4% का CAGR दिया है, whereas निफ्टी 50 ने सिर्फ 12.3% का रिटर्न दिया है. अगर हम रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो एक बार हम ड्रॉ डाउन डेटा देख लेते हैं. This orange line is Nifty 500 index and blue line is Nasdaq 100 INR index. अब यहाँ पे clearly दिख रहा है that Nasdaq 100 का drawdown is much lesser than Nifty 500. अगर हम जून 21 से जून 23 का डेटा देखें तो Nasdaq 100 का drawdown is higher than Nifty 500, but on an average Nasdaq 100 का drawdown is lower. So risk parameter में भी Nasdaq 100 INR is relatively better than Nifty 500 index. इसमें आप इस इंडेक्स में आप मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 ETF को कंसिडर कर सकते हैं. So
That's it. These are the 4 ETFs that you can consider for the next 10 to 15 years. अगर आप ऑलरेडी इसमें से किसी भी ETF में इन्वेस्ट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए. Till then, be किफ़ायती.